अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज नाच में आऊँ तो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हां जारो हाज़िर है। नाज़रीन फयाज साहब के मजबूरी सबब नाच सघियो न जला अज आऊँ तव्हां जारो हाज़िर आहियां। आसिफ अली ज़रदारी गरी अक्सरियत सां ॿियो भेरो सदर चूंडिजी वियो आहे। आसिफ अली ज़रदारी ॿियो भेरो सदर बणजण जो एज़ाज़ माणींदड़ पहिरियों पॉलिटिशियन है, पहिरियों सियासतदान है। गॾियल पार्लियामेंट पंजाब सिंध ऐं बलोचिस्तान असेंबली में आसिफ अली ज़रदारी वॾी अक्सरियत सां सोभारो थियो आहे, जॾहिं त उनजे मुक़ाबले में सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे महमूद खान अचकज़ई रुगो कैपी असेंबली में वधीक वोट खया, जॾहिं त आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट में 255 ऐं सिंध असेंबली में 58 ऐं जॾहिं त 9 वोट महमूद खान अचकज़ई खे मिलिया। इन सां गॾोगॾु नून लीग पारां काबीना में शामिल थियण लाइ पीपल्स पार्टी खे राज़ी करण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। पाण हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु नाणे वारे इम्कानी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब डच शहरियत ऐं 3 करोड़ रुपया पघार छॾण जे लाइ हू तैयार थी वियो आहे। हुन दरख़्वास्त बि ॾेई छॾी आहे, उन ते पाण ॻाल्हि कंदासीं। ऐं इन सां गॾोगॾु FBR ऐं ॿियनि मामलनि ते IMF जे मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जूं सीनियर अॻवान आहिनि, सीनियर पॉलिटिशियन आहिनि, उज़मा कारदार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। इन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, सीनियर रहनुमा आहिनि, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम जी। थैंक यू। मैडम आपकी तरफ आऊँगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो आपके भी उम्मीदवार थे और मुश्तरका उम्मीदवार थे, और आज वो मुंतखब हो चुके हैं और दूसरी मरतबा सदर ममलकत के मनसब पर वो मुंतखब हो चुके हैं और कल जो है आला बरदारी होगी। कैसे देखती हैं आप ये आज पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो जश्न मना रहे हैं और खुशाइंद करार दिया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो है वो ऐवान सदर तक आ पहुंची है। जी मैडम। जी बहुत मेरे ख्याल में ये वाकई एक खुशी की बात है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग का दौर रहा है, पहले ही हुकूमत में भी और अब भी एक दूसरे को दोनों जमातें जो हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रही हैं। कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि दोनों पार्टीज ने और बाकी हमारी जो अलायंस पार्टीज हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पे शहबाज शरीफ को चुना 202 वोट के साथ प्राइम मिनिस्टर। और जो ज़रदारी साहब हैं, आज तमाम हमारी जो जमातें हैं उन्होंने मिल के सब ने मुश्तरका तौर पे ज़रदारी साहब को जो है वो सदर के इंतखाब में हवा चुना है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है, वो इसलिए क्योंकि ज़रदारी साहब जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का जो नारा लगाया था वो इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो प्रेसिडेंट का जो ओहदा होता है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो वफाक को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक पार्टी को नहीं करता, किसी एक सूबे को नहीं करता। तो सबको एक इकट्ठा चला के चलना, और एक आपको पता है मुफाहमत के आप बादशाह भी हैं, ये तो उनके आई एम श्योर आपके दूसरे मेहमान जरूर बात करेंगे जी। तो हम लोगों को ये बहुत एक मेरे ख्याल में एक बैलेंस्ड हमारा इंतखाब था, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे पाकिस्तान जो है मुफाहमत के साथ बढ़ेगा। हम सब पार्टीज इकट्ठे मिलेंगे, सोचेंगे कि किस तरह हमने मईशत को मजबूत करना है। बहुत चैलेंजेस है, पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और वो इकट्ठे मिलके ही उनको हम जो है नब्ज़ आज़माउन से हो सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं मैडम उज़मा कारदार साहिबा, वो भी कहती हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो एक उनका बतौर सदर मुंतखब होना एक खुशाइंद अमल है, और मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि फेडरेशन की मजबूती की अलामत बनेंगे ज़रदारी साहब। तो क्या आगे चलकर मामलात जो हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे, बेहतरी के साथ चलेंगे, या कुछ मामलात, क्योंकि सूबाई खुद मुख्तियारी और 18वीं तरमीम और NFC मुख्तलिफ मामलात हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, आगे क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले अपनी बहन उज़मा कारदार को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब के सदर मंतखब होने पे इतनी मुस्बत और इतनी अच्छी बात की। दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ तकरीबन 8-10 दिन से इस्लामाबाद में ही हैं, और सुबह दोपहर शाम
मुख्तलिफ मीटिंगें मुलाकातें हुई हैं। आसिफ जरदारी साहब ने मुख्तलिफ डिनर्स में, मुख्तलिफ गैदरिंग में आस्ते आस्ते ये तमाम चीज़ों की खादो खाल का खोले हैं कि वो किस तरह से मुल्क को एक मजबूत फेडरेशन की हैसियत से चलाना चाहते हैं। वो उन्होंने ये भी बतलाया कि मुझे पावर का कभी भी शौक नहीं था, मैं वो वाहिद सदर था जिसने अपने पास आए हुए पावर जो है, जिसमें 52(a)(b) का भी था, जिसमें सदर का वो पावर है कि वो असम्बलियां तोड़ सकता है, वो भी वापस करा मैंने। और मैं अब कभी भी कोई ऐसी पावर नहीं चाहूंगा जो फेडरेशन को, वफाक को मजबूत करे। बल्कि यहाँ तक हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक डिनर में कहा कि जरदारी साहब अब आप कोई एलिजाबेथ की तरह सदर होंगे जिनकी कोई पावर नहीं होती थी, वो एक सेरेमोनियल कोई जो वो होती थी वहाँ की। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही खुश आइंद और अच्छी खुशखबरी है कि आज तमाम सूबों से उन्हें ओवरवेलमिंग विक्ट्री जो है वो मिली है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको कामयाबी हासिल हुई है। सिंध में तो आपको पता ही है अनप्रेसिडेंटेड। बलूचिस्तान का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां से एक सीट भी ये महमूद अचकज़ई साहब नहीं हासिल कर सके। बिल्कुल भारी अक्सरियत के साथ जो है आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? खुले दिल से एतराफ किया है जी कि जी जरदारी साहब ये इलेक्शन जीते हैं और उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है और मुल्क के लिए। अच्छा मैडम आपकी तरफ आऊंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो काबीना में, वफाकी काबीना में शामिल होने की दावत देंगे और उनके साथ ये मिलकर चलने की बात दोबारा से करेंगे। तो आपका क्या कहना है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं वो कि वो हुकूमत के साथ हैं लेकिन काबीना में शामिल नहीं होंगे। देखिए 16 माह जो पीडीएम की हुकूमत थी वो दोनों पार्टीज ने इकट्ठे मिलकर चलाई थी और बड़े अच्छे तरीके से चली थी। हमारी यानी कि उधर भी हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत की बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया था। बिल्कुल उसके बाद बहुत महंगाई भी हुई, लोगों को बहुत जाहिर है उससे तकलीफ पहुंचती है। एक आम आदमी जो है उसके लिए तो महंगाई जो है वो ज़हर कातिल होता है। लेकिन हमने हिम्मत और हौसला नहीं हारा क्योंकि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद हमने पूरा कर दिया, यानी कि डिफॉल्ट की अब कोई बातें नहीं करता है। तो मेरे ख्याल में हमारी तो ये ख्वाहिश है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जिस तरह हम पहले इकट्ठे मिलके चले, पाकिस्तान की खातिर मिलके चले, तो अपनी जात को पसे पुष्ट पे डाल के, अपनी पार्टीज को पसे पुष्ट पे रख के, तो इस वक्त एक रेड लाइन बना लें अगर पाकिस्तान को, और जिम्मेदारी इकट्ठे मुश्तरका दोबारा हम इसको कबूल कर ले, तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा एक किस्म से इकदाम होगा। क्योंकि देखें सब मिलके इकट्ठे चलेंगे, पॉलिसीज अगर आपकी थोड़ी बहुत हमसे मुख्तलिफ भी हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होती, एक टेबल पे बैठ के तो उसकी डिस्कशन हो सकती है, उसमें कुछ आप लें कुछ हम दें, कुछ इस तरह करके पाकिस्तान को हम अगर इकट्ठे मिलके चलाएंगे, इकट्ठी जिम्मेदारी लेंगे तो बेहतर चलेगा। अगर आप कहें कि जी सारी जिम्मेदारी नून लीग ले ले और हम उसके हम सपोर्ट तो करेंगे लेकिन हमारा हिस्सा कोई नहीं हुकूमत में, तो फिर इससे मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है अगर शहबाज शरीफ अभी भी वेलकम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे साथ शामिल हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से, इस ऑफर के हवाले से? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं दोबारा वो वेलकम कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का इस वक्त तक क्या मौकफ है, इस वक्त तक क्या फैसला हो चुका है या कुछ बातें चल रही हैं, कुछ गौर हो रहा है इस पर मामले पर? चाहते हैं कि इन्हें पूरा चांस दिया जाए, ये अपने तौर पर फैसले करें और अच्छी कारकर्दगी हो तो इनको क्रेडिट मिले, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे गलतियां और गलत कारकर्दगी हो तो ब्लेम भी फिर इनको हो ताकि ये उसको दुरुस्त कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि हमने उन्हें बिल्कुल अलहदा नहीं किया, हम मशावरत में उनके साथ हैं और हर बड़े फैसले में हम उनके पीछे खड़े हैं। ये जरदारी साहब का अल्फाज है
कि हम आपके साथ हाथ बिल्कुल पकड़े हम खड़े आपके हैं। साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो जो बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि इमकानी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं उनको बनाया जाएगा और उन्होंने डच सिटीज़नशिप जो है वो भी छोड़ने की दरख्वास्त दे दी है और वो 3 करोड़ रुपए की जो तनख्वाह ले रहे थे वो भी वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो क्या आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि ये क्या हुबुल वतनी है, मुल्क के लिए मोहब्बत है या कुछ और है? क्योंकि अगर हम वफाकी वजीर की जो बरात और तनख्वाह सब मिलाएं तो 4 से 5 लाख तक मुश्किल से बमुश्किल होंगी। तो आप इस फैसले को, इस बात को और इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो इसमें जो समझने की है वो ये है कि जो प्राइवेट इदारे मल्टीनेशनल्स होते हैं उनकी तनख्वाहें आलमी इंटरनेशनल कंपनियों के पे स्केल के हिसाब से होती हैं और वहाँ पे रुपये में 2 करोड़ 3 करोड़ बड़ी रकम नहीं है। इससे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां जो है अमेरिका में और यूरोप में वो लेती हैं। आपने ये देखना है। और लेकिन ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपने अलाउंसेस और अपनी तनख्वाह को फॉरगिव करने का कहा है। ये हुब्बुल वतनी, इस पे शक नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैडम आप क्या कहेंगी, क्या मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो जो मुल्क की मुआशी हालात हैं, मुल्क की मईशत जो दलदल में धंसी हुई है, क्या उसको निकालने में कामयाब होंगे? इसाक डार साहब भी हैं और भी सीनियर जो हैं वो मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून में। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब को लेकर आने की क्या वजूहत हो सकती हैं और क्या उनकी एक्सपर्टीज है, क्या देख सकते हैं? जी, ये देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है और मोहम्मद औरंगजेब साहब भी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका। उनको ये जो आलमी इदारे हैं, खासतौर पे जो IMF है, उसके साथ किस तरह से हमने अब डील करना है आगे। और आपको पता है अभी मार्च में फिर दोबारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होना है और ठीक है, बहुत सारी बातें हम जो है वो मुश्तरका तौर पे तय होने जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो समझते हैं कि वो इस ओहदे के लिए एक अच्छा उनको पोर्टफोलियो मिल रहा है और वो मुल्क की खिदमत कुछ करना चाह रहे हैं और एक बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो ले जा पाएंगे, तो शहबाज शरीफ की जो सवाबदीद है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो उनको चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर लेना, डार साहब भी बहुत इस मामले में उनका भी बहुत तजर्बा है, लेकिन ये अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। जब कैबिनेट सामने आएगी तो फिर खुल के हमको पता चलेगा कि कौन ये वजारत खजाना संभाल रहा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है, वटूदा ब्रेक बिलूदा ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, भलीकार चवंदासीं। हाणे ज़िक्र कंदासीं मुल्की मईशत जो। मुल्की मईशत जेका आहे उहा ॾाढी बुरी हालतुनि में आहे ऐं महांगाई तमामु घणी आहे। नई हुकूमत जे लाइ कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा? छा नई हुकूमत जेका गॾियल हुकूमत आहे, इतिहादी हुकूमत आहे, छा उहा हिन मुआशी दुबण खे, मुआशी जेका बदहाली आहे उनखे मुंहुं ॾेई सघंदी? IMF आहे, IMF सां डीलिंग जेका आहे उहा कीअं थींदी, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं जेको इमकानी वज़ीर ख़ज़ाना आहे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्हनि ते बि ज़रूरु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते वसीले जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि ज़फ़र मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब, नई हुकूमत बन गई, आज सदर ममलकत का भी इंतखाब हो चुका और जमहूरी अमल मुकम्मल हो चुका और 1-2 दिन में जो वफाकी काबीना है वो भी आ जाएगी और मुल्की मुआशी हालात जो हैं आप उसको कैसे देखते हैं? मुख्तसरन इस वक्त जो हालात हैं उस पर आप रोशनी डालें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सदर साहब बन गए हैं, कैबिनेट आने की तैयारी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और ये डेमोक्रेसी और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे ये खत्म होंगे तो हमारी कैपिटल मार्केट भी चलेगी, इकोनॉमी भी चलेगी। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि ये हुकूमत जो है ये हैंडल कर सकेगी, तो ये ऐसा जवाब है जिसका किसी के पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि अभी जो हालात जा रहे हैं, अब IMF के साथ ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से भी फिर हमें करना है, डोनर कंट्री से भी करना है बातचीत,
फिर हमें अमेरिका को भी कुछ चीजों के जवाब देने हैं, फिर हमें चाइना को भी कुछ चीजों के जवाब देने हैं, फिर हमें इकोनॉमी का टर्न अराउंड करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल बड़ा महंगा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी और ये सब जो चीजें हैं ये तमाम इंडस्ट्रियों को तबाही के करीब ले आई हैं। और दूसरा हाई इंटरेस्ट रेट, अब हाई इंटरेस्ट रेट 22% होने के साथ साथ अपना जब बैंक अपनी सर्विसेज चार्जेस लगा देती हैं तो ये 23.5-24 पर पहुंचता है, जो कोई इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इसलिए इस हुकूमत को ये हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल है। और यही वजह है कि आप देखें कि कई जो है हाथ तो मिलाए उन्होंने हुकूमत के साथ, लेकिन तार को पकड़ने को तैयार नहीं है कि ये इस पे करंट बहुत ज्यादा है। सही। अच्छा, विफाकी और सूबाई टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक नीम ऑटोनॉमस अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ भी सामने आई है। कैसे देखते हैं जफर साहब, इस तजवीज़ पर अमल हो सकेगा? और अगर अमल हो जाता है तो क्या फ़ायदा होगा? टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ेगी? देखिए, टैक्स कलेक्शन जिस जगह पर आपने बार बार टैक्स लगाना है ना, वो तो एग्जॉस्ट हो गया है, वो अब नहीं बढ़ा सकते, ना उनकी ताकत है, वो बल्कि अपने बिजनेसेस बंद कर देंगे, लेकिन वो टैक्स और ज्यादा नहीं दे सकते। जिस जगह आप नहीं करते हो, जिसको आपने होली काव रखा है, जिसको आपने ये रखा है कि भाई इनकी तरफ हमको जाना नहीं है, उस तरफ हुकूमत जाने को तैयार नहीं है। मेरा इशारा ये जो रियल एस्टेट है, मेरा इशारा एग्रीकल्चर है। अभी जो थोड़े साल पहले एफबीआर के हेड बने थे शबर जैदी, दोस्त है मेरा, तो वो बता रहा था, बल्कि टीवी पे भी उसने कहा है कि उसने मुल्तान के किसी बड़े जमींदार को एक नोटिस भेजा, उस पर 40 एमएनए आ गए इसके पास। तो इस तरह का एटीट्यूड एग्रीकल्चरिस्ट का, रियल एस्टेट बिल्डर्स का, तो ये इनके पास आप टैक्स ले ही नहीं सकते हो। दूसरी बात ये कि जो छोटे सिटीज है वो तो मारते हैं, अगर कोई टैक्स कलेक्टर जाता है उनके पास या उनको नोटिस आता है तो वो फाड़ डालते हैं। इस तरह का एटीट्यूड है। तो अगर ये नीम अथॉरिटी बनती है और कोई बीच का रास्ता निकालती है तो बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा, इमकानी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का नाम सामने आ रहा है जफर साहब, तो वो जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी भी छोड़ रहे हैं और वो 3 करोड़ रुपए तनख्वाह और मरात और बहुत सारी चीज़ें जो छोड़ रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमारी बात हुई, उज़्मा कारदार साहिबा थी और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब थे पीपल्स पार्टी से, तो उनसे बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि हुब्बुल वतनी का जो है उस पर शक न किया जाए। तो हुब्बुल वतनी पर तो हम किसी के भी शक नहीं करते, लेकिन क्या वजूहात क्या हो सकती हैं और क्या एक उम्मीद की किरण जो है वो ज़ाहिर हो सकती है? मुल्क की मुआशी हालात जो हैं इस वक्त बिगड़े हुए हैं, तो क्या मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो दलदल में फंसी हुई मुआशी हालात हैं, क्या उनके लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे? देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है और पसंदीदा भी है। और दूसरा ये कि उनकी टीम ने जो ये बैंक है पर्टिकुलर, जो उन्होंने जहां पर ये थे, उन्होंने FATF में भी पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है और उसको कॉपरेट किया है उसके साथ, तभी हम FATF के मसले से निकले। IMF से भी वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप सोचो कि खड्डा इतना डीप है, इतना प्रॉब्लमेटिक है, इतने मुश्किल है। अभी कोई चैनल मुझे लिया था तो मैंने कहा पहले तो आप ये दिमाग में डाल दो कि अवाम का भी कसूर है, कि अवाम इतनी पॉपुलेशन हमारी हो गई है कि ये मुल्क उसको अफोर्ड नहीं कर सक रहा। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा हम कहते थे कि अनाज की कमी नहीं होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, अब हो गई ना आपके पास। और अब आप रमजान में देखिएगा सप्लाई साइड में कितनी तबाही आएगी। तो फूड सिक्योरिटी है नहीं, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर 25 करोड़ आवाम को हैंडल करने के लिए वो रिसोर्सेस नहीं है। तो जो भी आएगा वो इतना परेशान होगा। मैं कई चैनलों पर ये बोल चुका हूं कि पहली हुकूमत होगी जिसको कोई हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। नहीं तो हमेशा हुकूमतें आती हैं तो वो उनको कुछ दिन सांस लेने का मिलता है, सेलिब्रेट करने का मिलता है, अप्रिशिएट करने का मिलता है। लेकिन इस हुकूमत को तो ये जैसे ही बनेगी तो नेक्स्ट वीक से वो IMF की टीम आ रही है। और वो जो आपने देखा होगा जब वो डार साहब थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड पाकिस्तान से ऐसा था कि इससे पहले कभी हमने देखा नहीं है कि कोई डोनर कंट्री किसी लेंडर कंट्री को जो बोरो कर रहा है उसको इस तरह से देखे, क्योंकि हमने हमेशा उनको सही तरीके से ना हैंडल किया है, ना अपने वादों पर पूरे उतरे हैं।
तो ये औरंगजेब साहब की हुब्बुल वतनी ना हुब्बुल वतनी का सवाल नहीं है, ये है कि ये इकोनॉमिक जो कंडीशंस लगाएगी आईएमएफ को, उस तरह उसको किस तरह निगोशिएट करेंगे, किस तरह उसमें नरमी लाएंगे और किस तरह अवाम को भी थोड़ा सुकून देंगे। सही। अच्छा जफर साहब, मूडीज़ की भी एक रिपोर्ट आई है एक दो दिन पहले कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी तरफ जा रही है और महंगाई की शरह में भी कमी नज़र आएगी आइंदा एक दो माह में। तो क्या ये वाकई है, ऐसा हो सकता है महंगाई की शरह में कुछ कमी आ सकती है? क्योंकि माह रमज़ान में बाबरकत महीना होता है, रमज़ानुल मुबारक, लेकिन आपको पता है हम सब, आप पूरे मुल्क के अवाम जो हैं वो जो प्राइसेस होती हैं वो आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं, पेट्रोल और वो दीगर चीज़ें तो एक जगह, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो क्या महंगाई की शरह जो है वो कम होते हुए नजर आएगी आपको आइंदा कुछ दिनों में? बिल्कुल नजर नहीं आएगी, और रमजान आपको एग्जाम्पल दिखा देगा। अभी से जो छोटे सिटीज हैं, डेरा इस्माइल खान और रहीम यार खान, और वहां पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। देहात में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। आपका चैनल सिंधी है, आप खुद उस एरिया से हो जो देहाती एरिया कहलाता है पाकिस्तान का, जो एग्रीकल्चर एरिया है, उधर आप हालत तो देखें। ये लोग जब यहाँ से जॉब करके वापस अपने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो इनकी बॉडी की नॉरिशमेंट का ये लेवल होता है कि 10-10 किलो इनका वजन कम हो चुका होता है। अब ये रमजान में जैसे आपने कहा बाबरकत है, तो इसीलिए उसी टाइम 1400 साल पहले जखीरा अंदोजों को और इसके लिए बड़ी सख्त अल्फाज यूज किए गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जो 23.5 है, ये मेरे ख्याल में अभी भी 27-26 के नीचे नहीं आया। तो ये बातें मूडीज की गलत पड़ेंगी। दूसरा, इकोनॉमी 2% पर चलने वाली इकोनॉमीज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। और तीसरा, हमेशा हर बार ये कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ा देते हैं, 22 के 22 ही रखें। फिर दूसरा, अभी आपको एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल मिला इजिप्ट का, जहां पर 31 इजिप्शियन पाउंड का एक डॉलर था, अभी 46 हो गया है, और इंटरेस्ट रेट में उन्होंने 650 बेसिस पॉइंट बढ़ाए। तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है। और ये मूडीज और ये जो रेटिंग एजेंसीज है ना, ये एक बड़ी अच्छी किताब आई थी, द बिग ड्रॉप, उसमें कहा गया था कि भाई वो सेकंड मॉर्गेज को बड़ा वो कर रहे थे, ए ग्रेडिंग दे रहे थे अपना अमेरिका में प्रॉपर्टीज के सामने। तो जब वो उसका खुला स्कैंडल, तो लोगों ने जाकर पूछा, तो उन्होंने कहा भाई हम इसलिए रेटिंग देते हैं कि हम ये रेटिंग नहीं देंगे तो पिछली गली में दूसरा एक रेटिंग का एजेंसी बैठी है। तो वहां पर भी ये कंपटीशन है, इनको कई चीजें खिलवा देता है। तो मतलब मुजफ्फर साहब, आप कहते हैं कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं तो इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्लांटेड होती हैं और इन पर 100% हम यकीन नहीं कर सकते? नहीं, प्लांटेड नहीं होती है। एक ही हफ्ते के अंदर दो रिपोर्टें आ रही हैं, दो डिफरेंट वो सिग्नल्स दे रहे होते हैं। आप पर ये होता है, आपको ये चॉइस करनी होती है कि भाई आप किसके ऊपर बिलीव करें। प्लांटेड का नहीं, लेकिन यार उनके भी अब बिजनेसेस हैं यार। अब जैसे हमारे बिजनेसेस हैं, आपके बिजनेसेस हैं, बिजनेस में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होता है। सही। अच्छा, एफबीआर के हवाले से जफर साहब सवाल है कि क्या जो आईएमएफ की जो तजावीज़ हैं, क्या उन पर एफबीआर अमल करेगा? देखिए, एफबीआर बार बार मैं हर चैनल पर कह रहा हूँ कि अगर एफबीआर उन्हीं को तकलीफें देने वाला है जिनको जिंदगी भर दिया है और नॉन फाइलर्स को नहीं देंगे, तो ये मुझे तो लगता है बहुत बड़ी तबाही कर सकता है, मुल्क में इंतशार भी फैला सकता है। एफबीआर को अब चाहिए कि भाई उस जगह जाए, उन लोगों से बात करे जिन्होंने कभी टैक्स का वर्ड सुना ही नहीं है। आपको एक एग्जांपल दूं, प्री बजट सेशंस में मैं काफी चैनल पर था, तो एक चैनल वालों ने पूछा कि भाई इस बजट के बाद पोस्ट बजट फिर भी उसी पर, इसने कहा इस बजट में कौन खुश हुआ होगा? मैंने कहा सबसे ज्यादा खुश वो हुआ है जिसने कभी टैक्स भरा ही नहीं है, नॉन फाइलर है वो उसको परवाह ही नहीं है कि हॉस्पिटल पर कितना पैसा लगेगा, स्कूल पर कितना पैसा लगेगा, डिफेंस पर कितना पैसा लगेगा। दे डोंट केयर। उनको एक पता होता है कि जब वो जाएंगे अपना गाड़ी खरीदने तो सीवीटी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जब वो ट्रांसफर कराएंगे कोई प्रॉपर्टी तो उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन वो कभी भी स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन में आने को तैयार नहीं है। यहाँ पर हमारी मजबूरी है, यहाँ पर हमारा मसला है, क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया
स्प्लिट हुआ, यानी आजादी मिली दोनों को ब्रिटिश से, जी तो उसी टाइम उधर की टैक्स रिजीम ने सबको बराबर कर लिया था, यानी उसके कुछ सालों में ही, और सबसे टैक्स लेने लगे। यहाँ पर वो अभी रिजीम आई ही नहीं है। सही। अच्छा, क्या वजूहत हो सकती है जफर साहब के लोग जो हैं वो टैक्स कलेक्शन या टैक्स नेट में आने से डरते हैं और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके और टैक्स नेट से बचने की भी कोशिश करते हैं? जैसे आपने कहा कि वो ट्रांसफ़र पर पैसे देते हैं और गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पर भी वो पे करते हैं, लेकिन टैक्स नेट में आने से वो गुरेज करते हैं। क्या वजूहत क्या है, क्यों आम आदमी, पाकिस्तान का आम शहरी जो है वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहता, फाइलर क्यों नहीं बनते? भाई इसलिए कि उसके पड़ोस में जफर मोती वाले जैसा कोई बंदा रह रहा है और टैक्स में है परदादी के टाइम से, तो उसको किस तरह ट्रीट करता है एफबीआर, वो देखकर वो तो हंसते हैं। और उन्होंने कई मरतबा कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों टैक्स में इतने जल्दी चले गए थे परदादी के टाइम से। अब हमारा जो हाल करते हैं जो टैक्स पेयर का एफबीआर वाले, और जो सवाल करते हैं और जो बदतमीजी करते हैं, वो तो आप देखोगे। कभी आप वो छोटा कैमरा शैमरा लेकर चलें तो वो जो हिडन वाला होता है, तो आप देखिए किसी टैक्स पेयर के को जब बुलाती है एफबीआर तो क्या हरकतें हो रही होती। मतलब रवैये की बात है कि इतना रवैया बेहतर नहीं है कि लोग जो हैं वो बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के वहाँ पर आएँ और वो टैक्स नेट में शामिल हो। अच्छा जफर साहब, जी जी, हैरेसमेंट, इसको कहते हैं हैरेसमेंट। ये पुलिस वाली हैरेसमेंट नहीं, ये मेंटल हैरेसमेंट है। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, 129 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो क्या खत्म होगी? लगता तो यही है, यही तो टेंशन है कि भाई ये सब्सिडीज सब खत्म होंगी तो इसका आउटलुक और इसका रिएक्शन क्या आएगा। अब ये जो सब्सिडीज जब खत्म होंगी तो फिर कैसे ये कह सकेंगे कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है। वहां तो महंगाई और बढ़ेगी। सब्सिडीज खत्म होंगी तो ये पास ऑन करेंगे सब्सिडीज को कस्टमर को, क्लाइंट्स को, कंज्यूमर को। तो वो जब कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन होगा तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाओगे वो बढ़ जाएगी महंगाई। अभी ऑलरेडी इन्होंने कह दिया मेडिसिन पर लगा दो, एक 25 रुपए की जो टैबलेट थी वो सीधी 40 रुपए हो गई है। तो ये सब चीजें, और वो जो लाइफ सेविंग वाली ड्रग्स हैं वो तो कई सिटीज में मिल ही नहीं रही। तो ये तो वो एक किस्म का क्राइसिस शुरू हो गया है। सही, बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मुल्क की मईशत जे लाइ तमामु वॾा चैलेंजिस आहिनि। नई हुकूमत मुल्क जे मुआशी हालतुनि खे केतिरी हद ताईं हू बहितर करे सघंदी, जेके दरपेश मुआशी मसइलनि खे हल कीअं कंदी, उन जी स्ट्रेटजी कीअं हूंदी। मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत आहे, पीपल्स पार्टी जी बि हिमायत आहे यकीनी तौर ते। ऐं शहबाज शरीफ़ साहब चवे थो त असां पीपल्स पार्टी खे वफ़ाक़ी काबीना में बि आणींदासीं। जॾहिं त पीपल्स पार्टी जो इहो मौक़िफ़ आहे त जेकॾहिं बहितरी अचे थी त उहो क्रेडिट बि हिकिड़ी पार्टी खणे, ऐं जेकॾहिं कारकर्दगी बहितर नाहे त उहा गिला, उहा शिकवा बि उहा हिकिड़ी पार्टी खणे। प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणी ते पहुचे थो। ॾींदा इजाज़त, अलाह ने